Now we are going to start chapter number 6 project management. इस चैप्टर में आपने 3 मेन टॉपिक पढ़ने हैं. वन इज़ प्रोजेक्ट प्लानिंग, हम क्यों करते हैं. सेकंड वन इज़ प्रोजेक्ट प्लानिंग के लिए कौन कौन सी टेक्निक का यूज़ किया जाता है, जैसे कि गैंट चार्ट्स होता है, पर्ट एंड सीपीएम होता है. ये मेन 3 टेक्निक्स है इस चैप्टर में और इसी से रिलेटेड थ्योरी इस चैप्टर में दी गई है. सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि प्रोजेक्ट प्लानिंग क्यों करनी पड़ती है. वाई दिस चैप्टर इज़ इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम अनदर चैप्टर जो कि हमने प्रीवियसली डिस्कस किए हैं. देखो, प्रीवियसली जितना भी हमने डिस्कस किया है उसमें जो भी हम शेड्यूलिंग कर रहे थे, सीक्वेंसिंग कर रहे थे, उसमें जो वर्क किया जा रहा था वो एक स्पेशल काइंड का नहीं था. मींस वो रूटीन वर्क में आता था. या असाइनमेंट कर रहे थे तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन का जो रूटीन वर्क था, लाइक अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है जो बिस्किट्स बना रही है, कोल्ड ड्रिंक जो है वो मैन्युफैक्चर कर रही है, या ऐसा है जैसे हमने बेकरी का एग्जांपल है, तो वो उनके डेली रूटीन में आता है. तो उसके लिए कोई सेपरेट टीम की बिठाने की ज़रूरत नहीं है. समटाइम्स हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग जो है वो सर्विस देती है या कोई भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है. एट दैट मोमेंट जो प्लानिंग की जाती है उसमें प्लानिंग की रिक्वायरमेंट होती है प्रोजेक्ट प्लानिंग. मीन्स एक पर्टिकुलर टाइप का जो है आपके पास प्रोजेक्ट आया है. अब जो आपके पास प्रोजेक्ट आया वो प्रोजेक्ट ऐसा हो सकता है कि आपको पहले से उसका नॉलेज है, ऑलरेडी आपने बहुत काम ऐसे प्रोजेक्ट्स पर कर रखा है. देन आपके लिए कोई जो है ऐसा कोई न्यू चैलेंज नहीं है. आप ऑलरेडी जानते हो कि ऐसे प्रोजेक्ट्स करने में आपको इतना टाइम लगता है. मीन्स आप टाइम जो उस प्रोजेक्ट को करने में लगेगा वो आपको पता है, आप उसके बारे में श्योर हो. हाँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है. तो उस प्रोजेक्ट को करने के लिए जब उस प्रोजेक्ट को हम ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं तो जो मेथड हम यूज़ करते हैं वो हम मेथड यूज़ करते हैं सीपीएम. बट कोई ऐसा प्रोजेक्ट आया या कोई ऐसा रिसर्च आया जिसके टाइमिंग के लिए आप श्योर नहीं हो, देन उस केस में जो है आप जो मेथड यूज़ करेंगे वो पर्ट करेंगे. तो मीन्स नेटवर्क जो भी प्रोजेक्ट आपके पास आता है उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ आपको परफॉर्म करनी रहती होगी. फॉर एग्जांपल, आपके क्लाइंट ने आपको एक प्रोजेक्ट दिया, आपको जो है वो मान लीजिए 10 एयरक्राफ्ट बनाने का ऑर्डर आया. अब डिपेंड अपॉन आप ऑलरेडी ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर चुके हो, ऐसे एयरक्राफ्ट ऑलरेडी डिज़ाइन कर चुके हो, आपका एक्सपीरियंस इसमें है कि नहीं, उसके अकॉर्डिंग जो है आप जो है इसमें टेक्निक लगाओगे. फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो भी प्रोजेक्ट जो आपके पास आया है, इस प्रोजेक्ट को कब स्टार्ट करना है और इसकी डेडलाइन कब होगी वो डिसाइड करना पड़ेगा. ये डिसाइड कौन करेगा? मीन्स आपके पास एक प्रोजेक्ट आया, ये सब कुछ डिसाइड कौन करेगा? इसके लिए आप एक सेपरेट टीम बनाते हो. एक प्रोजेक्ट जो आपके पास आया है उसके लिए सेपरेट टीम है. मीन्स डिफरेंट डिपार्टमेंट से आप जो पर्सनस को जो है वो अपॉइंट करते हो, एक टीम बनाते हो उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए. वो ही टीम जो है वो जो प्रोजेक्ट कब स्टार्ट किया जाएगा, कैसे स्टार्ट किया जाएगा, मीन्स फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ आइडिया टिल द कि कब डेडलाइन आएगी, कब उस प्रोजेक्ट को हमें देना है, उस सभी वर्क को जो है वो प्रोजेक्ट टीम जो है वो एग्जीक्यूट करती है. मीन्स जो भी आपके पास ये प्रोजेक्ट आया इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होंगी. मीन्स ऐसा तो नहीं है कि प्लेन में जो एक्टिविटीज़ होती हैं सारी की सारी एक्टिविटीज़ एक साथ होती हैं, या कुछ पहले एक एक्टिविटी होती है फिर दूसरी, ऐसा नहीं होता. इसमें कुछ जब प्लेन बनाया जाता है कुछ ऐसी एक्टिविटी होती हैं जो हमें साइमल्टेनियसली परफॉर्म करनी पड़ती हैं. कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जो कुछ एक्टिविटीज़ को फिनिश होने के बाद ही परफॉर्म की जा सकती हैं. तो मीन्स देयर आर ए लॉट ऑफ एक्टिविटीज़. अब कौन सी एक्टिविटी के लिए कितना टाइम लगेगा, कौन सी एक्टिविटीज़ हमें साइमल्टेनियसली परफॉर्म करनी है, कौन सी एक्टिविटीज़ जो है कुछ एक्टिविटीज़ कंप्लीट होने के बाद हमें परफॉर्म करनी है, क्या ऐसे माइंड में रखेंगे? नहीं, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे. इन एक्टिविटीज़ को जो प्रोजेक्ट के लिए हमें वर्क आया है उसमें कितनी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होंगी उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम नेटवर्क टेक्निक यूज़ करते हैं, हम नेटवर्क एनालिसिस करते हैं. जब हम नेटवर्क एनालिसिस करते हैं देन उसमें हम एक सभी एक्टिविटीज़ का एक नेटवर्क बना देते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमें इतनी एक्टिविटीज़ जो हैं वो परफॉर्म करनी है, तो कितनी एक्टिविटीज़ हो गई हमारी?
कितनी एक्टिविटीज़ हो गई? 1 2 3 4 5, हमें 6 एक्टिविटीज़ जो है वो परफॉर्म करनी है। तो ऐसे हम एक नेटवर्क बना देते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि दो एक्टिविटी हैं ए और बी, ये साइमल्टेनियसली परफॉर्म की जाएंगी। एक एक्टिविटी है सी जो कि ए के फिनिश होने के बाद जो है परफॉर्म की जाएगी, और एक्टिविटी है डी जो बी के कंप्लीट होने पर जो है वो स्टार्ट की जाएगी। मीन्स डी का ए से कोई लेना देना नहीं है। और यहाँ पर एक एक्टिविटीज़ आ सकती है, फॉर एग्जांपल ऐसे बना दूँ, एक एक्टिविटी आपके पास आ सकती है डी। अब जो वो एक एक्टिविटी आपके पास आ सकती है ई हम तभी कर सकते हैं जब सी और डी कंप्लीट हो, मीन्स दोनों एक साथ कंप्लीट हो। अब ऐसे तो नहीं कर सकती, ऐसे और ऐसे नहीं बना सकती, ये तो दो थोड़ी काम है, एक ही काम है। तो इसको कैसे बनाया जाएगा? मीन्स आपको जो है वो ई परफॉर्म करनी है, लेकिन सी और डी जो है कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो उसके लिए जो ये वाला एक्टिविटी है हम यहाँ रखते हैं, यहाँ सी रखते हैं, यहाँ डी। मीन्स इस नोड पर, इसको बोलते हैं हम नोड, इसको बोलते हैं नोड या इसको बोलते हैं इवेंट। इन एरोज़ को पर हम क्या लिखते हैं? एक्टिविटी। मीन्स सी और डी कंप्लीट हो जाएगी तो हम ई को परफॉर्म करेंगे इस नेटवर्क के थ्रू। देखिए, ये नेटवर्क के थ्रू जितनी भी एक्टिविटीज़ किसी प्रोजेक्ट में हमें परफॉर्म करनी है, हम इस नेटवर्क ग्राफ के थ्रू जो है वो ये बता रहे हैं कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ एक साथ परफॉर्म की जाएंगी, कौन सी एक्टिविटी किस एक्टिविटी के बाद परफॉर्म की जाएगी। डी जो है बी के बाद है, इसलिए डी का जो प्रीडिसेसर है वो बी है। जितनी भी मैं टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रही हूँ वही सारी थ्योरी है, तो इसी के थ्रू मैं आपको सारी थ्योरी समझा दूंगी। तो ध्यान से सुनो, जो डी एक्टिविटी है तो एरो पर मैं क्या रख रही हूँ? एक्टिविटीज़। और जो ये मैं नंबरिंग दे रही हूँ इनको बोलते हैं नोड्स। नोड को हम इवेंट भी बोलते हैं। देखो, नोड क्या रिप्रेजेंट करता है? नोड ये रिप्रेजेंट करता है कि कोई भी एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल जैसे ए एक्टिविटी है, कोई भी एक्टिविटी कहाँ से स्टार्ट होगी और कहाँ पर फिनिश होगी वो नोड या इवेंट के थ्रू बताया जाता है। तो ये 1 और 2 ये बताता है कि 1 पर ए एक्टिविटी स्टार्ट होगी और इस पॉइंट ऑफ टाइम पर ए एक्टिविटी फिनिश हो जाएगी, और इसके बाद स्टार्ट क्या होगा? सी। तो सी की जो प्रीडिसेसर एक्टिविटी है, पीछे की एक्टिविटी जो है वो ए है। ए की सक्सेसर एक्टिविटी कौन है? सी है। तो कुछ प्रीडिसेसर एक्टिविटीज़ होंगी, कुछ सक्सेसर एक्टिविटीज़ होंगी, और कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होंगी जिनको हमें पैरेलली परफॉर्म करते हैं। जैसे ए और बी पैरेलली परफॉर्म हो रही है, सी और डी पैरेलली परफॉर्म हो रही है, और ई जो एक्टिविटी है वो इन सभी के कंप्लीट होने पर परफॉर्म हो रही है। तो दिस इज़ द नेटवर्क। हम नेटवर्क के थ्रू जो है वो सभी जो भी प्रोजेक्ट में हमें काम आया है उसमें कितनी एक्टिविटीज़ होंगी हम नेटवर्क के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो ये नेटवर्क एनालिसिस किया जाता है, मीन्स किसी एक्टिविटी को कितना टाइम लगेगा। मान लो कि ए एक्टिविटी को जो है 3 डेज़ लगेंगे, बी को 4 डेज़ लगेंगे। अब कभी भी नेटवर्क बनाते टाइम अगर इसको 3 डेज़ लग रहे हैं, इसको 4 डेज़ लग रहे हैं, तो इसकी जो लाइन है वो लॉन्ग नहीं करनी। लाइन की लेंथ आपके टाइम को रिप्रेजेंट नहीं करती है, राइट। तो डायग्राम में कुछ ध्यान रखना है आपने, तो लाइन उतना ही लगाना है। हाँ, आपको ये डाउट आ सकता है कि मैम नंबरिंग कैसे करनी है। वैसे इसके लिए एक टेक्निक होती है, बट आपको इतनी डिटेल में नहीं है, मैं फिर भी आपको बता देती हूँ कि नंबरिंग के लिए ऑलवेज जो लोअर एक्टिविटी अगर एक साथ परफॉर्म हो रही हैं, पैरेलली हो रही हैं, तो अपर वाले को लोअर नंबर देना और लोअर वाले को हायर नंबर देना। मीन्स ऐसे नहीं लिख सकते 1 2 3, ऐसा नहीं लिखना, ठीक है। अगर एक साथ हैं तो अपर वाले को आप लोअर नंबर दोगे और नीचे वाले को हायर नंबर दोगे, राइट। तो ऐसे कुछ नंबरिंग की जाती है। अब इसमें ना समटाइम्स जो एक्टिविटीज़ होती हैं इसमें एक डमी एक्टिविटी भी आ जाती है। देखो, अभी तक मैंने आपको क्या बताया, प्रोजेक्ट क्या होता है, एक स्पेशल काइंड का वर्क होता है जो कि किसी भी एक स्पेशल टीम जो है वो फॉर्म की जाती है उस प्रोजेक्ट को कैरी आउट करने के लिए। वो टीम डिसाइड करती है कि उस प्रोजेक्ट को कब स्टार्ट किया जाएगा, उसमें कितनी एक्टिविटीज़ होंगी, हर एक्टिविटी में कितना टाइम लगेगा, कौन सी एक्टिविटी को कब स्टार्ट किया जाएगा, कब फिनिश किया जाएगा, कौन सी एक्टिविटीज़ एक साथ होंगी, कौन सी एक्टिविटी को कंप्लीट होने का दूसरी एक्टिविटीज़ को कब स्टार्ट करना है। ये सारा प्रोजेक्ट टीम
डिसाइड करती है। देखो प्रोजेक्ट टीम जो होती है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्वियसली प्रोजेक्ट टीम जो है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, कौन सा प्रोजेक्ट आया है? ये वाला प्रोजेक्ट। जो भी प्रोजेक्ट टीम बनाई जाएगी वो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को मैनेज करेगी। देखो मैनेजमेंट करने का मतलब कि वो ये इंश्योर करेगी, वो प्रोजेक्ट टीम ये इंश्योर करेगी कि ये वाला प्रोजेक्ट जो है वो टाइमली जो है इसको हम कंप्लीट करें, अलॉन्ग विद दैट टाइमली तो कंप्लीट हो और इस पर मिनिमम कॉस्ट लगे और जो भी रिसोर्सेस हैं उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करके हम इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करें। ऑब्वियसली प्रोजेक्ट टीम ही डिसाइड करेगी कि इसका स्कोप क्या होगा, कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कब कब परफॉर्म करनी है, और ये भी डिसाइड करेगी कि ये प्रोजेक्ट जो है वो टाइमली, क्वालिटी मीन्स टाइमली जो है हम अपने कस्टमर को जो भी उसने डिमांड किया है, जिस क्वालिटी के एयरक्राफ्ट उसने डिमांड किए हैं, जो फीचर्स डिमांड किए हैं उसको प्रोवाइड किया जाए और कॉस्ट और रिसोर्सेज का हम जो है वो इफेक्टिव और एफिशिएंट यूज़ करें। यही प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो है वो मोटिव होता है और यही ऑब्जेक्टिव भी होता है, एफिशिएंट यूज़ करें। अब इस ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करने के लिए कौन से ऑब्जेक्टिव के क्वालिटी को इंश्योर करना, कॉस्ट जो है वो कम से कम लगे, टाइमली हम अपने कस्टमर के ऑर्डर को फुलफिल कर पाए और रिसोर्सेज का हम जो है वो प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें। इस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए वो अपने प्रोजेक्ट को जो है एक डायग्राम मीन्स ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देते हैं। उसके थ्रू उनको पता चलता है कि देखो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ में कितना कितना टाइम लगने वाला है और ये भी बताया जाता है कि इन एक्टिविटीज़ पर अगर ए एक्टिविटीज़ है उस पर कितना टाइम लगेगा, उस पर कितना कॉस्ट इनकर्ड होगा और कौन कौन से रिसोर्सेज इनको मीन्स मैन पावर कितनी रिक्वायर्ड होगी इसको और कितना कॉस्ट इस पर टोटल लगने वाला है और इस पर कितना टाइम लगने वाला है, ये सारा जो है वो नेटवर्क के थ्रू बताया जाता है। अब यही वाला अगर हम नेटवर्क एनालिसिस की ही बात करें तो समटाइम्स कुछ एक्टिविटीज़ यहाँ पर जो परफॉर्म की जाती हैं वो डमी एक्टिविटीज़ भी होती हैं। डमी एक्टिविटीज़, व्हाट डज इट मीन? देखो मान लीजिए कि आपको एक प्रोजेक्ट दिया गया है, उसमें जो प्रोजेक्ट टीम आई उसने कहा कि देखो इसमें जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म होंगी ABCDEF ये वाली एक्टिविटीज़ परफॉर्म होंगी। ए का जो प्रीडिसेसर है वो कोई भी नहीं है, मीन्स 0 टाइम पे स्टार्ट होगी। बी का भी प्रीडिसेसर कोई नहीं है, बट जो सी का प्रीडिसेसर है वो ए है, डी का जो प्रीडिसेसर है वो बी है और ई जो है उसका जो प्रीडिसेसर है उसका प्रीडिसेसर है सी और डी और जो एफ है उसका प्रीडिसेसर डी है। अब ध्यान से सुनिए, मैं डमी एक्टिविटीज़ के बारे में बताने लगी हूँ। अगर आपको ऐसे दिया हुआ है तो इट मीन्स कि ए का कोई प्रीडिसेसर नहीं है, तो आप एक नोट बताएंगे कि ए जो है वो 0 टाइम पर स्टार्ट होगी और यहाँ पर फिनिश होगी। मान लीजिए यहाँ पर इनका टाइम भी दिया है 2, 3, 4, 5, 3, 2 ऐसे टाइम भी दिया हुआ है, राइट। तो ये ए एक्टिविटीज़ है। अब एक्टिविटीज़ को मैं किस पे प्रेजेंट कर रही हूँ? नोट पर, एरो पर और नोड्स के थ्रू और इवेंट्स के थ्रू उसका स्टार्टिंग टाइम और एंडिंग टाइम बता रही हूँ। ऐसे ही बी एक्टिविटीज़ को हम स्टार्ट करेंगे बी, क्योंकि इसका प्रीडिसेसर भी कोई नहीं है तो हमने इसको नंबरिंग कर दी। अब बोल रहा है कि सी का प्रीडिसेसर ए है, तो ठीक है हम सी एक्टिविटी निकाल लेते हैं, यहाँ पर रख दी। और डी का प्रीडिसेसर जो है वो बी है, ठीक है बी रख दिया। यहाँ पर डी आएगी, ये सी आ गई, तो इसको हमने 4 दे दिया, इसको 5 दे दिया। अब ई जो है, ई का प्रीडिसेसर जो है वो कौन है? सी और डी। अच्छा इसके लिए तो फिर सी और डी करूँगी तो मीन्स इसको हमने एक नोड पर रखना है, ठीक है चलो एक नोड पर रख देते हैं, सी और डी को ऐसे करते हैं, हम एक नोड पर रखते हैं। ध्यान से देखो कुछ बताने वाली हूँ मैं, ठीक है ऐसे करके हम एक नोड पर रख देते हैं। ओके ये हम 4 कर देते हैं, दैट इज़ द सी और दैट इज़ द डी, ठीक है। वो कहता कि ई का प्रीडिसेसर सी और डी है, ओके इसका प्रीडिसेसर सी और डी है, ये मैंने ई एक्टिविटी बना दी। कहता एफ का प्रीडिसेसर, एफ का प्रीडिसेसर डी है। अब एफ का प्रीडिसेसर अगर यहाँ से निकालूँ एफ को,
देखो अगर मैं यहाँ से f को निकालूं, इट मीन्स यह इस पॉइंट पर आके f तभी स्टार्ट हो सकती है जब और c और d कंप्लीट हो, बट उसने तो ऐसे बताया नहीं। प्रोजेक्ट टीम कहती है f का c से कोई लेना देना नहीं है, f को आप स्टार्ट कर सकते हो जब d कंप्लीट हो गई। अगर C नहीं भी कंप्लीट हुई तो उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। बट अगर मैं डायग्राम ऐसे बनाती हूँ, इससे तो ये लग रहा है कि C और D दोनों कंप्लीट होनी चाहिए। मीन्स जो वर्कर काम कर रहे हैं अगर इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देखेंगे तो वो कहेंगे कि C तो कंप्लीट नहीं हुआ, तो F हम स्टार्ट नहीं कर सकते। जो भी आपने ग्राफिकली प्रेजेंट किया है एक्टिविटीज से, उससे एकदम से पता चलना चाहिए कि कौन सी एक्टिविटी किस पॉइंट ऑफ टाइम पर हम जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसके लिए क्या किया जाए, अब इसके लिए कैसे हम इसको प्रेजेंट करेंगे। देखो अगर कोई दो एक्टिविटीज़ है C और D, और आपको वो एक्टिविटी एक पॉइंट पर भी चाहिए बट उसमें से कोई एक एक्टिविटी किसी दूसरे के साथ भी रिलेट है, तो आप इसको कैसे करेंगे। यहाँ पर एक नोड बनाएंगे, ठीक है, यहाँ पर आप D का नोड बनाएंगे क्योंकि D हमें सेपरेट चाहिए, क्योंकि D जो है वो किसका प्रीडिसेसर है, F का। यहाँ से आप F को निकाल दीजिए, F को निकाल दिया, लेकिन आपको जब यहाँ से E को निकालना है, E यहाँ पर निकालना है, तो उसके लिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पर D भी कंप्लीट होना चाहिए। अब एक नोड पर तो रख नहीं सकते बिकॉज F का प्रीडिसेसर D है, तो यहाँ से आप एक डमी निकालोगे, डमी निकालना है, ऐसे आप डमी निकालोगे, ठीक है। जब डमी निकालोगे तो इसको 4 देना और इसको 5 देना, क्योंकि यहाँ दो एक्टिविटी कंप्लीट हो रही हैं। अब नीचे वाले को 4, ऊपर वाले को आप 5 देंगे। तो अगर आप ये देखो तो इन एक्टिविटीज़ इसमें यहाँ पर अगर आप आएँ तो एरो ऊपर को जाएगा, क्यों जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है आपका D कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो D कंप्लीट होके इधर इस नोड पर जा रहा है, तो इस नोड पर C भी कंप्लीट हो रही है, D भी कंप्लीट हो रही है, तभी E स्टार्ट हो रही है। अब इनमें आगे तो इनमें कोई एक्टिविटीज़ नहीं, क्या इसको ऐसे छोड़ दे, नहीं ऐसे नहीं छोड़ना है। तो कैसे बनाएंगे आप, तो ऐसे बनाएंगे आप, यहाँ पर ये है E और ये है F, तो यहाँ पर आ गया 6। देखो दिस इज़ कॉल्ड डमी एक्टिविटी। डमी एक्टिविटी की रिक्वायरमेंट कब होती है, जब कोई भी एक्टिविटी जो है उसके लिए 2 या 3 एक्टिविटीज़ का कंप्लीट होना ज़रूरी है, बट उनमें से ही कोई एक्टिविटी किसी और की प्रीडिसेसर भी होती है, तो उस केस में हमें किसी एक पॉइंट पर जो है वो डमी को क्रिएट करना पड़ता है। तो मीन्स यहाँ पर C और D कंप्लीट हो रहा है तो E इसका जो है वो सक्सेसर हो गया। यहाँ पर जो है अगर मैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पॉइंट पर देखूँ तो सिर्फ D कंप्लीट हो रहा है और इसका सक्सेसर क्या है, F। तो F सिर्फ D को देखेगा कंप्लीट है कि नहीं, बट जो E है वो C और D दोनों को देखेगा। इसके लिए जो डमी एक्टिविटी होती है दैट डू नॉट रिक्वायर एनी टाइम और रिसोर्स, इसमें कोई टाइम नहीं लगता और कोई रिसोर्स नहीं लगता, क्योंकि टाइम रिसोर्स D का यहाँ पर लग चुका है, वो तो सिर्फ हम प्रेजेंटेशन के लिए ही बनाते हैं। तो ये एक तरह का रूल भी होता है जब आप नेटवर्क डायग्राम को क्रिएट करते हो। और एक और रूल भी होता है नेटवर्क डायग्राम को क्रिएट करने का, कि कोई भी एक्टिविटी का जो स्टार्टिंग पॉइंट है और एंडिंग पॉइंट का नोड है वो सेम नहीं हो सकता। मीन्स कि अगर A एक्टिविटी और B एक्टिविटी ऐसे है, मैं एक एग्जांपल और देती हूँ डमी का, कि मान लो कि A का कोई सक्सेसर नहीं है, B का भी कोई सक्सेसर नहीं है, और C जो है वो A और B दोनों को जो है वो फॉलो करती है। तो मीन्स आप ऐसे नहीं बना सकते कि ये A है, अभी हमने ऐसे बनाया था ना, ये A है, ये B है और C यहाँ से पर दोनों चाहिए, तो ऐसा नहीं कर सकते आप। ये ऐसा नहीं कर सकते कि ये है, यहाँ से A आ गया, यहाँ से B आ गया, ये 1 2 और C इसको फॉलो करता है, दैट इज़ रॉन्ग। ये रूल है। नेटवर्क डायग्राम आप ऐसे नहीं बना सकते। मीन्स किसी भी दो एक्टिविटीज़ का सेम जो है वो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं हो सकता। मीन्स एक स्टार्टिंग हो सकता है, एंडिंग डिफरेंट हो, या जो स्टार्टिंग डिफरेंट हो एंडिंग सेम हो, ऐसा हो सकता है, बट दोनों सेम नहीं हो सकते। स्टार्टिंग भी सेम हो और एंडिंग भी सेम हो, नेटवर्क डायग्राम ऐसे नहीं बनाया जाता। फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फिर इसके लिए आप ऐसे लगाते हैं, आप क्या करते हैं, यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, फिर इसके लिए आप एक डमी नोड बनाएंगे, यहाँ पर एक डमी नोड बनाएंगे और यहाँ से C को निकालेंगे।
तो इसके लिए डमी क्रिएट की जाती है। तो देयर आर ए लॉट ऑफ रीजंस के हम डमी को क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि ए और बी दोनों का स्टार्टिंग और एंडिंग सेम नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखो अगर मैं डमी की बात करूं, इसका स्टार्टिंग ये है, इस डमी की स्टार्टिंग ये है और एंडिंग सेम है, मीन्स स्टार्टिंग इसकी डिफरेंट है और एंडिंग सेम हो सकती है। इनकी स्टार्टिंग सेम है और एंडिंग डिफरेंट है। तो किसी भी एक्टिविटी को स्टार्ट और एंड सेम नहीं होना चाहिए। अगर सेम हो रहा है तो वहाँ पर भी आपको डमी क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये है नेटवर्क डायग्राम के लिए, ये आपने रूल्स जो है याद रखने हैं। जब भी आप नेटवर्क डायग्राम बनाते हो तो नेटवर्क डायग्राम 2 टाइप से बन सकती है। नेटवर्क डायग्राम आप एक्टिविटी ऑन नोड्स ले सकते हो या एक्टिविटी ऑन एरोज बना सकते हो। एक्टिविटीज़ ऑन एरो। अभी तक मैंने जो आपको नेटवर्क डायग्राम बना के दिखाई है, तो मुझे बताओ मैंने एक्टिविटी को किस पर रखा है, नोड पर रखा कि एरो पर रखा? एरो पर रखा। तो जब आप एक्टिविटी को एरो पर प्रेजेंट करते हो और नोड्स रिप्रेजेंट करती हैं उस एक्टिविटी के स्टार्टिंग और एंडिंग टाइम को, देन उस नेटवर्क डायग्राम को हम बोलते हैं एक्टिविटी ऑन एरो। तो एक्टिविटी ऑन नोड्स क्या होती है? एक्टिविटी ऑन नोड्स ये होती हैं कि ये ए एक्टिविटी आपकी स्टार्ट हुई है, राइट, इसमें से जो है इसका जो है सी है, राइट, और इसमें से बी भी निकल रहा है और इसका सक्सेसर ई है। ये आपको नहीं है, आपको एक्टिविटी ऑन नोड नहीं आएगा। तो ये होता है कि आप जो एक्टिविटीज़ हैं ना उनको नोड्स पे प्रेजेंट कर रहे हो, और जो एरोज़ हैं, एरोस जो हैं वो सिर्फ ये बता रहे हैं कि एक्टिविटी के सक्सेसर और प्रीडिसेसर क्या होंगे। दैट इज़ कॉल्ड द एक्टिविटी ऑन नोड्स। तो आपको ये वाला तो नहीं बनाना है, इसको मैंने अपनी क्लास में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, बट आपको आएगा नहीं, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगा रही हूँ। तो 2 टाइप से आप नेटवर्क को ड्रॉ कर सकते हो। वन इज़ एक्टिविटी ऑन एरो एंड अनदर वन इज़ एक्टिविटीज़ ऑन नोड्स। और डमी एक्टिविटीज़ का हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया। तो फिर ये जो आपने नेटवर्क बनाया है, ये नेटवर्क बनाया है, राइट, इस नेटवर्क को बनाने के बाद आप इससे डिसीजन मेकिंग करते हो कि कौन सी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो क्रिटिकल हैं, जो कि जिसमें टाइम जो है हमारे पास सिर्फ उतना ही है जितना उसको कंप्लीट करने के लिए चाहिए। मीन्स अगर इस एक्टिविटी में एक भी दिन ज़्यादा लगा तो मेरा प्रोजेक्ट का टाइम जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ऐसी एक्टिविटीज़ जिसमें एक दिन का भी हमें जो है वो एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता, वैसी एक्टिविटी को हम क्रिटिकल एक्टिविटीज़ कहते हैं। नहीं, तो इस जो नेटवर्क को, डायग्राम को एनालिसिस करने के लिए हमारे पास 2 टेक्निक्स हैं। एक टेक्निक है CPM, क्रिटिकल पाथ मेथड, दूसरी टेक्निक है PERT, राइट, प्रोग्राम एवेल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। जो CPM है वो वहाँ पर उन प्रोजेक्ट्स पे यूज़ होती है जिन प्रोजेक्ट पर हमने ऑलरेडी वर्क कर रखा है और हमें टाइम पता है। मीन्स एक डिटर्मिनिस्टिक मॉडल है, हमें ऑलरेडी पता है कि कितना टाइम लगेगा। जो PERT है वो रिसर्च प्रोजेक्ट्स पे यूज़ होता है। यहाँ पर आपको टाइमिंग्स का इतना नॉलेज नहीं होता। मीन्स आपको पता होता है कि मोस्ट लाइकली ये प्रोजेक्ट इतने टाइम में कंप्लीट हो सकता है, बट अगर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई तो पैसिमिस्टिक टाइम रखते हैं। अगर कुछ भी ये सब कुछ अच्छा चला तो एक ऑप्टिमिस्टिक टाइम। मीन्स जो PERT, जब हम नेटवर्क डायग्राम को PERT के थ्रू जो है वो एनालिसिस करते हैं तो उसमें 3 टाइमिंग्स हम जो है वो स्टडी करते हैं। वन इज़ ऑप्टिमिस्टिक, पैसिमिस्टिक और मोस्ट लाइकली टाइम। तो यहाँ पर डायग्राम दोनों केसेस में ही ऐसे बनेगा, बट जब हम इसकी डिसीजन मेकिंग करेंगे, जो आगे आके अभी मैं CPM में बताऊंगी, तो उसके लिए 2 मेथड्स की रिक्वायरमेंट होती है। एक PERT की होती है, एक CPM वहाँ पर, यहाँ पर ऑलरेडी आपने प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ है, जैसे कि एयरक्राफ्ट आपका एग्जाम्पल दी। अगर मैं इस बिल्डिंग की बात करूँ जो कि दुबई में है, राइट, ये 7 स्टार होटल है, अगर इस बिल्डिंग की बात करूँ तो इसको सी के ऊपर बनाना था, तो काफ़ी चैलेंजिंग था जो भी इसकी प्रोजेक्ट टीम थी। अब कितना टाइम लगेगा उसके लिए उन्होंने 3 टाइमिंग्स को जो है स्टडी किया कि पैसिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक और मोस्ट लाइकली। तो मैं पैसिमिस्टिक, कोई भी जो है वो मिस हैपनिंग हो सकती है, कोई नेचुरल डिजास्टर आ सकता है, कोई अनफॉरसीन जो है वो कॉजेस हो सकते हैं इसके, जैसे लेबर का स्ट्राइक हो गया या कोई मिस हैपनिंग हो गई लेबर के साथ, तो उसके
उसके अकॉर्डिंग जो है टाइम थोड़ा सा इंक्रीज हो सकता है। तो इसको बनाने के लिए जो भी एनालिसिस किया होगा वो किसके थ्रू किया होगा, पर्ट के थ्रू किया होगा, क्योंकि इसका फाउंडेशन में कितना टाइम लगेगा वो उनको नहीं पता है कि भाई सी पर फाउंडेशन ले करने के लिए हमें जो है मोस्ट लाइकली इतना, अगर कुछ गड़बड़ होगी पेसिमिस्टिक टाइम इतना, ऑप्टिमिस्टिक टाइम इतना, तो उसके अकॉर्डिंग एक टाइम निकाला जाता है। तो इसमें जो है वो पर्ट टेक्निक का यूज़ किया होगा। अगर ऑलरेडी एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसको कोई ऑर्डर आया है, तो उसने जो प्रोजेक्ट टीम बनाई होगी उसमें जो डिसीजन मेकिंग की होगी, एनालिसिस की होगी, उसमें सीपीएम का यूज़ किया होगा। और फिर एक और टेक्निक आती है, अभी बुक में से पढ़ाऊंगी, अभी सिर्फ बता रही हूँ। एक होता है गैंट चार्ट। गैंट चार्ट क्या होता है? गैंट चार्ट होता है कि आपका काम कितना हो गया उसकी सिर्फ प्रोग्रेस के अकॉर्डिंग बताता है, बट किसी भी एक्टिविटीज़ में कितना जो है ह्यूमन रिसोर्स लगना है, कितना कॉस्ट लगना है, उसकी कोई नॉलेज नहीं देता। मीन्स अगर हम गैंट चार्ट देखें तो गैंट चार्ट के थ्रू हमें ये पता चलता है कि कितना काम जो है वो हो चुका है। मीन्स ये इंटरकनेक्शन ऑफ द एक्टिविटीज़ नहीं बताता। तो जो भी मैंने आपको बताया है नेटवर्क डायग्राम और गैंट चार्ट, उसके लिए एक बार एक क्वेश्चन पे आते हैं तो हम उसको परफेक्टली जो है वो अंडरस्टैंड कर पाएंगे। आइए इलस्ट्रेशन 1 से देखो, थ्योरी अपने आप हो जाएगी अगर आपको ये बातें समझ में आ गई। देखो कहता है कि एक प्रोजेक्ट है, उसमें 7 एक्टिविटीज़ हैं और एक्टिविटीज़ जो PQR है वो साइमल्टेनियसली रन होती हैं। PQR साइमल्टेनियसली मीन्स एक साथ। तो ये कौन सा आपका नेटवर्क बनाया है आपका ने ग्राफ? ये है एक्टिविटी ऑन नोड्स। फिर कहते हैं द रिलेशनशिप अमंग वेरियस एक्टिविटी। जो एस है उसका इमीडिएट ये सक्सेसर है किसकी? पी की, तो इसकी सक्सेसर है ओके। टी सक्सेसर है क्यू की ओके, एंड यू सक्सेसर है आर की, वो बना दी राइट। तो और क्या बनाया? एक्टिविटी वी इज द लास्ट, जो वी है वो लास्ट ऑपरेशन है, उसके अकॉर्डिंग हमने इसको क्रिएट कर दिया। जब आपने इसको बना दिया और टी भी बताया हुआ है, हाँ टी STU हो गया और वी हो गया, ये हमने नेटवर्क डायग्राम बना दिया। अब नेटवर्क डायग्राम आपने जब ये वाला क्रिएट कर दिया तो ये तो वैसा ही है जैसे मैंने आपको समझाया था। अगर हम गैंट चार्ट देखें तो आइए गैंट चार्ट में देखते हैं। चलिए इलस्ट्रेशन 2 देखिए, जिसमें नेटवर्क डायग्राम बनाया हुआ है और आपका जो है वो गैंट चार्ट भी बनाया हुआ है। अब आपकी एक्टिविटीज़ कितनी है? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 एक्टिविटीज़ है। प्रीडिसेसर्स आपको बताए हुए हैं, जैसे ए और बी का प्रीडिसेसर कोई नहीं है तो मीन्स उसने ऐसे ए और बी को निकाल दिया। और सी और डी, सी का जो प्रीडिसेसर है वो ए है, ठीक है, सी का प्रीडिसेसर ए है, वो बना दिया, उसने बना दिया राइट। और सेकंड डी का प्रीडिसेसर बी है, वो भी बना दिया, ठीक है, डी का प्रीडिसेसर बी है, वो भी बना दिया। एंड आफ्टर दैट कहते हैं डिटरमाइन आगे वाला ए एंड बी। ई का प्रीडिसेसर कौन है? ए और बी दोनों हैं। अरे ये अलग अलग भी चाहिए थे, सी के लिए भी चाहिए थे, डी के लिए भी चाहिए थे, और ई के लिए ए और बी दोनों हैं, तो मीन्स यहाँ पर आपको डमी बनाना पड़ेगा। तो 2 डमीज आपने क्रिएट कर दिया। डमी एक्टिविटीज़ कुछ भी कंज्यूम टाइम या रिसोर्स कंज्यूम नहीं करती। अब ई जो आपने बनाया है वो प्रीडिसेसर किसने का है? एफ का। तो जो भी ई बनाई है उसका एफ का प्रीडिसेसर। अब हर एक्टिविटी कितना टाइम कंज्यूम करती है वो लिखा हुआ है। देखो हर एक्टिविटी कितना टाइम कंज्यूम करती है? 2 4 1 2 3 2। तो सारी एक्टिविटीज़ पर उनका टाइम लिख दो। 2 4 ठीक है, 1 2 3 2। तो ये सारा हमने लिख दिया। अब मुझे बताओ, क्वेश्चन आपसे है, ये सारा ड्यूरेशन दिया हुआ है, ये सारा ड्यूरेशन आपको दिया हुआ है। अब मुझे बताओ ये एक्टिविटी, ये प्रोजेक्ट कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा? कितने टाइम में? 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया आपका 12 14 डेज। क्या सबको प्लस कर दो 14 डेज? नहीं मैम, कुछ एक्टिविटी तो पैरेलली हो रही हैं, कुछ एक्टिविटी बाद में हो रही हैं, तो कैसे पता चले? अभी ये तो सिर्फ कितनी है? 7 एक्टिविटीज़। अगर 50 एक्टिविटीज़ हो, किसी के लिए कुछ टाइम लगता है, किसी के लिए कुछ टाइम लगता है, तो वो प्रोजेक्ट जो है, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में मिनिमम कितना टाइम लगेगा वो हम कैसे निकालेंगे? वो हम जो है इसके टाइमिंग को इस नेटवर्क डायग्राम पर प्रेजेंट करके निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? सबसे पहले हम निकालते हैं अर्ली स्टार्ट टाइम, कि किसी भी एक्टिविटी को कब स्टार्ट किया जा सकता है। देखो जो ए एक्टिविटी है स्टार्ट कब होगी? 0 पॉइंट ऑफ टाइम पे। कंप्लीट कब होगी? 2 उसमें ऐड करना है,
2 डेज लगेंगे, तो मीन्स अर्ली स्टार्ट टाइम जो है 2। अभी सिर्फ जो है वो इधर का पार्ट देखेंगे, आप इधर का पार्ट देखें। ओके, ये 2 पर जो है ये स्टार्ट होगी 0 पर, 2 डेज इसको कंप्लीट होने के लिए लगेंगे, तो मीन्स ये जो है 2 पे कंप्लीट हो जाएगी। अगर ये 2 पर कंप्लीट हो जाती है तो सी कब स्टार्ट होगी, क्योंकि सी स्टार्ट तब होगी जब ए कंप्लीट होगी। तो ए का कंप्लीशन टाइम क्या है 2, तो मीन्स जो ए का कंप्लीशन टाइम है वो सी का क्या है, वो स्टार्टिंग टाइम है। तो जो सी है ये वाला जो है ये वाला टाइम हर एक्टिविटी का, देखो जो भी एक्टिविटी प्रेजेंट होती है ना, ऐसे एक्टिविटी प्रेजेंट हो रही है, तो ए का इसको बोलते हैं टेल नोड, और इसको ए की क्या बोलेंगे, हेड नोड। जो अर्ली स्टार्ट टाइम होता है कि कोई एक्टिविटी कब स्टार्ट हो सकती है, वो उसकी टेल नोड से पता चलता है। तो मीन्स ए की टेल नोड का अर्ली स्टार्ट यहाँ पर जो लिखा होगा वो बताएगा कि एक्टिविटी जो अर्ली स्टार्ट मीन्स कितनी जल्दी स्टार्ट हो सकती है, दैट इज कॉल्ड द अर्ली स्टार्ट, कब स्टार्ट हो सकती है। अब सी जो है, सी कब स्टार्ट हो सकती है 2, इसके कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगता है 1, तो यहाँ कितना आना चाहिए 3, पर 9 लिखा है। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ ख़त्म हो रही हैं। जब आप फॉरवर्ड जाते हो ना, अर्ली स्टार्ट जब फॉरवर्डली निकालते हो, फॉरवर्ड निकालते हो, तो किसी नोड पर एक से ज़्यादा अगर एरो टच करते हो तो आपको क्या करना पड़ता है, जो मैक्सिमम टाइम है वो ऐड करना होता है, तभी वो नेक्स्ट एक्टिविटी का जो है वो अर्ली स्टार्ट निकलता है। देखो समझाती हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल बी है, बी स्टार्ट कब हो सकती है 0, और ख़त्म कब होगी 4 डेज लगेंगे, ख़त्म कब होगी 4 डेज के बाद, तो इसका 4 है, मतलब डी जो एक्टिविटीज़ है वो 4th डे पे स्टार्ट हो सकती है। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पर हमने एक नोड लगाई, जो ई एक्टिविटी है, ई एक्टिविटी मीन्स हम मैक्सिमम टाइम क्यों ऐड करते हैं अर्ली स्टार्ट में, उसका रीज़न देने वाली हूँ कि ई एक्टिविटी तभी स्टार्ट हो सकती है जब ए और बी कंप्लीट होगी। ए तो 2 दिन के बाद ही कंप्लीट हो गई, पर बी को कितने लगे 4, तो मुझे बताओ ई का अर्ली स्टार्ट 2 डे होगा कि 4 डेज होगा। ई जो है तभी स्टार्ट हो सकती है जब ए और बी दोनों कंप्लीट हो, तो कब स्टार्ट हो 2 डेज के बाद, ए तो हो चुका है भाई स्टार्ट कर दो, नहीं, क्यों, कब स्टार्ट हो कैसे पता चलेगा, जब दोनों कंप्लीट हो जाएंगे, और जिसमें हायर टाइम लगेगा वही तो आगे वाली एक्टिविटी का अर्ली स्टार्ट होगा। इट मीन्स जब हम अर्ली स्टार्ट ऐसे निकालते हैं तो उसमें जो हायर एक्टिविटी का टाइम होता है जैसे 4, उसी को यहाँ लिखते हैं, तो ई जो है 4th डे पे ही स्टार्ट हो सकती है क्योंकि बी को टाइम लगा। ठीक है, तो ऐसे ही अब ई में कितना टाइम लगेगा, यहाँ तो एक ही है, ज़्यादा एरो नहीं अटैच हो रहे, तो 4 में 3 प्लस कर दो तो ये हो गया 7, मीन्स जो एफ है वो 7th डे पर जो है वो स्टार्ट हो सकती है। अब जब एंड आया ना, एंड में जो मैक्सिमम वाला होता है, मैक्सिमम वाला होता है वही ऐड करना है, तो 7 + 2 तो यहाँ पर 9, जब आप ये 9 लिखोगे ना, इसी 9 को इधर लिख सकते हो, इसको बोलते हैं लेट फिनिश। मीन्स ये एक्टिविटी लेट टू लेट कब फिनिश हो सकती है, कितना टाइम और लगा सकती है। जो एफ एक्टिविटीज़ है उसको 9th डे पर अगर बहुत भी मीन्स लेट भी करे तो 9 डे से ज़्यादा दिन नहीं ले सकते, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है वो एग्जैक्टली 9 डेज़ का है। तो यही वाला जो टाइम आता है ना, ये आता है, ये वो टाइम होता है जो हमारे प्रोजेक्ट का टोटल टाइम होता है। तो इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, 9 डेज। अब आप बैकवर्ड जाएंगे, हर एक का लेट जो है लेट फिनिश देखेंगे कि हर एक्टिविटी लेट टू लेट कब फिनिश हो सकती है। लॉजिक समझ में आएगा, देखते रहो, लेट टू लेट कब फिनिश हो सकती है। अब बैकवर्ड जाना है, जब आप बैकवर्ड जाओगे, देखो अर्ली स्टार्ट में फॉरवर्ड जाते थे और मैक्सिमम टाइम को ऐड करके अर्ली स्टार्ट लेते थे। ठीक है, हायर टाइम लेते थे, कह लो हायर टाइम लेते थे। अगर एक नोड पर एक से ज़्यादा जो है एरो टच हो रहे हैं, जो लेट फिनिश है उसमें हम बैकवर्डली जाते हैं, और यहाँ पर एक से ज़्यादा एरो जो है बैकवर्ड मीन्स एरो की टेल जहाँ टच हो रही है, अगर एक से ज़्यादा टच हो रही होंगी तो लोअर वाला टाइम लेना है। रीज़न समझ आ जाएगा, इसको ध्यान से देखो। लेट टू लेट फिनिश ये प्रोजेक्ट 9 डेज में हो सकता है। ओके, यहाँ पर देखो 2 नोड्स लग रही हैं, 2 एरो लग रही है ना। अब कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 9 to -1, यहाँ पर तो 4 लिखा है,
मैं आपको बताती हूँ इसका रीज़न, क्योंकि 2 एरो है ना, इसका भी टाइम हमें निकालना पड़ेगा। देखो ये वाली एक्टिविटी एफ एक्टिविटी, ठीक है, लेट टू लेट जो है, सॉरी ई वाली एक्टिविटी लेट टू लेट कब फिनिश होता है। एफ वाली तो ये है, ठीक है, जो लेट फिनिश है, आगे वाली नोट पर देखते हैं। अब ई वाली एक्टिविटी जो है लेट टू लेट कब फिनिश हो सकती है। लेट टू लेट वो फिनिश उसको कब होना पड़ेगा, उसको 9-2, क्योंकि एक ही एरो है, 9-2 मतलब 7 डे पर फिनिश होगी। 7 डे पर, इससे ज़्यादा टाइम नहीं ले सकती, नहीं तो प्रोजेक्ट का टाइम बढ़ जाएगा। ओके पीछे जाओ, 7 से 3 माइनस किया, 7 से 3 माइनस किया तो कितना आ गया 4। तो 7 से 3, तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी ये वाली एक्टिविटी है ये कब से लेट टू लेट कब फिनिश हो सकती है, डमी एक्टिविटी 4 पर। अब यहाँ पर तो कोई टाइम कंज्यूम नहीं हो रहा, तो आपका जो ए एक्टिविटी है वो लेट टू लेट उसको कब फिनिश होना पड़ेगा। 4 में से 0 माइनस करो 4 आता है, और 9 में से 1 माइनस करो 8 आता है। तो यहाँ 2 पॉइंट्स आ रहे हैं, एक 8 आ रहा है, एक 4 आ रहा है। अब हमने 4 क्यों लिखा, 4 क्यों लिखा, इसका रीज़न ये है, इसका ये रीज़न ये है कि अगर हम एक ही बात करें, वो स्टार्ट होगी 0 पर, ठीक है, वो फिनिश जो है वो 2 डेज, बट लेट टू लेट वो कितने दिन और लगा सकती है, लेट टू लेट और कितना दिन लगा सकती है, लेट टू लेट और वो कितने दिन लगा सकती है, 2 और लगा सकती है, मतलब लेट फिनिश उसका 4 आ सकता है। क्यों? क्योंकि इससे जो है पूरे प्रोजेक्ट पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अगर ये एक्टिविटी 4th डे पर फिनिश हुई तो इसके आगे वाली एक्टिविटी जो है उसको 1 दिन लगता है, तो 4 + 1 5 ही होता है, तो अभी प्रोजेक्ट को तो 9 डेज है, तब भी कंप्लीट हो जाएगा प्रोजेक्ट। अगर ये 4th डे पे ही फिनिश होती है तो अगर आप डमी लेते हो, यहाँ पर डमी आते हो, तो यहाँ 4 + 0 तब भी यहाँ पर 4 आएगा, और 4 + 0 तब भी यहाँ पर 4 आएगा। तो मीन्स ऐसे आप निकालते हो कि लेट टू लेट हम फिनिश कैसे उस एक्टिविटी को कब कर सकते हैं ताकि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो टाइमली कंप्लीट हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी मम्मी बाहर जाती हैं कहीं, राइट, और उन्होंने कहा कि मेरे पीछे से तू बर्तन साफ करके रखना। तो मम्मी गई 8 o'clock। मम्मी कब गई? 8 o'clock। और मम्मी ने कहा मैं 10 o'clock वापस आ जाऊँगी, 10 o'clock मैं वापस आ जाऊँगी। उन्होंने कहा बर्तन साफ़ करने हैं, और आपको पता है कि बर्तन साफ़ करने के लिए आपको लगेंगे 15 मिनट्स, 4 तो बर्तन है, 15 मिनट्स है। आप मुझे बताओ, आप अपना ये काम लेट टू लेट कब स्टार्ट कर सकते हो? लेट टू लेट कब स्टार्ट कर सकते हो? 9:45, ये है लेटेस्ट स्टार्ट टाइम। और लेट टू लेट कब फिनिश कर सकते हो? लेट टू लेट फिनिश है 10 o'clock तक तो आपको फिनिश है। लेट टू लेट 9:45 पर स्टार्ट कर सकते हो। ओके, अर्ली स्टार्ट क्या है? अर्ली स्टार्ट है 8 o'clock। अर्ली स्टार्ट 8 o'clock, भाई फ्री हो तुम, अर्ली स्टार्ट मीन्स 8 o'clock स्टार्ट कर लो। और अर्ली फिनिश, देखो ये वर्ड्स आएंगे, अर्ली स्टार्ट आप 8 o'clock स्टार्ट कर सकते हो, अर्ली फिनिश अगर आप 8 o'clock स्टार्ट करते हो तो अर्ली टू अर्ली आप 8:15 तक फिनिश कर सकते हो। अच्छा, लेट स्टार्ट, लेट टू लेट कब स्टार्ट कर सकते हो? 9:45। और लेट टू लेट फिनिश कब करोगे? 10 o'clock। देखो ये लेट टू लेट तो आपको पता चल गया, ये लेट फिनिश तो मैंने आपको निकाल के दिखा दिया, ये लेट फिनिश तो आपको निकाल के दिखा दिया, ये ऐसे ही निकलेगा। फिर लेट स्टार्ट कैसे निकलेगा? जो लेट फिनिश होगा ना, उसमें से उस एक्टिविटी का जो ड्यूरेशन होगा, उस एक्टिविटी का जो ड्यूरेशन है माइनस कर दो। कहाँ गया? एक्टिविटी का ड्यूरेशन माइनस कर दो। ये लेट फिनिश, इस एक्टिविटी का ड्यूरेशन कितना? 15 मिनट्स। तो आपके पास आ जाएगा लेटेस्ट स्टार्ट, मीन्स लेट टू लेट आप इस एक्टिविटी को कब स्टार्ट कर सकते हो। ऐसे ही अर्ली स्टार्ट मैंने आपको बता दिया, हर एक्टिविटी का अर्ली स्टार्ट बता दिया, निकाल लिया ना आपने हर एक्टिविटी का अर्ली स्टार्ट। अर्ली फिनिश कब आएगा? अर्ली फिनिश कैसे आएगा? अर्ली फिनिश आएगा जब आप अर्ली स्टार्ट में प्लस कर दोगे उस एक्टिविटी का टाइम। देखो नेटवर्क डायग्राम के थ्रू हमें 2 पॉइंट मिल जाते हैं, अर्ली स्टार्ट भी हम निकाल लेते हैं, हम लेट फिनिश भी निकाल लेते हैं। इन दोनों से ही आपको लेटेस्ट स्टार्ट निकालना है, इन दोनों से ही आपने अर्ली फिनिश निकालना है। तो नेटवर्क डायग्राम के थ्रू आप जो CPM मेथड में ये आप अर्ली स्टार्ट, अर्लीस्ट फिनिश, लेटेस्ट स्टार्ट और लेटेस्ट फिनिश को निकालते हो। अब मुझे बताओ, इन सभी एक्टिविटी में आपको ना कुछ फ्री टाइम आपका दिखाई दे रहा होगा, उसको बोलते हैं स्लैक। उसको क्या बोलेंगे हम? स्लैक।
फ्री टाइम आपका कितना होगा? देखो, लेट टू लेट फिनिश आप कब कर सकते हो? 10 o'clock, और उसको लेट टू लेट स्टार्ट कर सकते हो 9:45। उससे पहले के टाइम मजे करो, दैट इज़ कॉल्ड स्लैक, फ्री टाइम आपका। तो फ्री टाइम कैसे निकलता है? आप अपने अर्ली स्टार्ट से, अगर आप अपने अर्ली स्टार्ट में से लेट, उल्टा लिखेंगे ना, अगर आप लेटेस्ट स्टार्ट में से अर्ली स्टार्ट माइनस कर दो, ठीक है, जहाँ अपने लेट फिनिश से अर्ली फिनिश माइनस कर दो। आप कब फिनिश कर रहे हो इस एक्टिविटी को? 10 o'clock, ठीक है, और अर्ली फिनिश कब हो रही है? 8:15। दोनों में से डिफरेंस निकालो तो कितना हो गया? 45 मिनट्स यहाँ पर हो गए और 1 hour वहाँ पर हो गया। तो ये आएगा आपका, ऐसे करते हो तो भी 1 hour 45 मिनट्स आएंगे। लेट टू लेट कब स्टार्ट कर सकते हो? यहाँ पर, ठीक है। अर्ली टू अर्ली स्टार्ट कब कर सकते हो? 8 o'clock। तब भी आपका जो टाइमिंग कितना आएगा? 1:45। ये इसको बोलते हैं स्लैक। ये फॉर्मूला याद रखनी है। तो ये मम्मी वाली एग्जांपल ले लो, कभी भूल जाओ तो आप ये याद रख लेना कि हम अर्ली स्टार्ट लेटेस्ट, देखो अर्ली स्टार्ट के लिए डायग्राम बताती कि अर्ली स्टार्ट कैसे निकालते हैं, लेटेस्ट फिनिश कैसे निकालते हैं। अब इसके थ्रू ही हम क्रिटिकल पाथ निकालते हैं कि इनमें से क्रिटिकल पाथ का मतलब वो वाली एक्टिविटीज़ जो कि अपन ने रुको, जिनमें कोई स्लैक नहीं है। जैसे इस एक्टिविटी में स्लैक था ना, जो मम्मी ने काम दिया था, राइट? अगर मम्मी ने कोई ऐसा काम दिया होता जिसको 2 hours ही लगते तो कोई स्लैक होता? नहीं होता। मीन्स फिर वो क्रिटिकल बन जाती। क्रिटिकल एक्टिविटी वो होती है जिसका अर्ली स्टार्ट और लेटेस्ट स्टार्ट दोनों सेम होता है, वो होती है क्रिटिकल एक्टिविटी। जहाँ हम कह लो कि अर्ली फिनिश और लेटेस्ट फिनिश दोनों सेम होता है, तो उस केस में वो एक्टिविटी क्या बन जाती है? वो आपकी क्रिटिकल है। अब मुझे बताओ कि किन किन जो कौन कौन सी क्रिटिकल एक्टिविटीज़ होंगी जिसमें ये दोनों टाइमिंग जो हैं वो सेम होंगे, वो क्रिटिकल्स होंगी। ये नहीं है, ये। तो इस एक्टिविटीज़ को आपने हाईलाइट करना है। तो जब हम नेटवर्क के थ्रू अपने डिसीजन मेकिंग करते हैं ना, जब हमने नेटवर्क बना लिया, इसके थ्रू जब डिसीजन मेकिंग करते हैं ना, तो हम ये देख सकते हैं कि ये वाली एक्टिविटीज़ में हमें जो है बहुत ही कॉशियस होकर चलना पड़ेगा, क्योंकि इन एक्टिविटीज़ में कहीं भी एक दिन भी फालतू लग गया तो हमारे जो प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर इन एक्टिविटीज़ में ए और सी में एक दिन भी फालतू लग गया तो हमारे प्रोजेक्ट पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। मीन्स ए और सी मेरी है नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़, लेकिन मेरी जो बी और बी, डमी, ई, एफ ये वाली एक्टिविटीज़ हैं, ये मेरी हैं क्रिटिकल एक्टिविटी। तो नेटवर्क डायग्राम के थ्रू जो क्रिटिकल पाथ मेथड है अगर हम लगाते हैं, जिसमें हमें टाइमिंग्स का पता होता है, उसके थ्रू जब हम डिसीजन मेकिंग करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे नेटवर्क में कौन कौन सी जो एक्टिविटीज़ हैं वो क्रिटिकल हैं और कौन कौन सी नॉन क्रिटिकल हैं। तो जो भी हम ये स्लैक निकालते हैं, जो हमने स्लैक निकाला है, इसको हम बोलते हैं टोटल फ्लोट। इसको बोला जाता है टोटल फ्लोट, राइट? तो टोटल फ्लोट का मतलब कि जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम है, जो कि हमारे, अगर हम वो एक्स्ट्रा टाइमिंग कंज्यूम भी कर लेंगे तो हमारे ओवरऑल प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन में कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। इसको हम कहा जाता है उस एक्टिविटी का टोटल फ्लोट, राइट? फिर गैंट चार्ट क्या होता है? देखो नेटवर्क में, देखो मैंने कितना कुछ आपको बता दिया है। अगर इन्हीं को हम गैंट चार्ट के थ्रू प्रेजेंट करें, गैंट चार्ट के थ्रू प्रेजेंट करें तो ए एक्टिविटी को, मुझे बताइए, ए एक्टिविटी को कितने दिन लगते हैं? 2 days। बी को कितने लगते हैं? 4 days। इनका कोई प्रीडिसेसर नहीं है। जब भी आप गैंट चार्ट बनाएंगे, राइट, आप अपर से स्टार्ट करेंगे। जो पहले एक्टिविटीज़ होंगी अपर लेवल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर आप कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाएंगे। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी वो बताएंगी आपके जो एक्टिविटीज़ है वो कितनी प्रोग्रेस हो चुकी हैं। जो वर्टिकल्स लाइंस होंगी वो टाइमिंग्स बताएंगी कि उन एक्टिविटीज़ को एक्चुअल में कितना टाइमिंग लगेगा कंप्लीट होने में, राइट? तो हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस के थ्रू गैंट चार्ट बनाते हैं। ये ओनली एंड ओनली हमारे प्रोजेक्ट की जो है वो प्रोग्रेस के बारे में बताता है। जैसे ए को 2 days लगेंगे और जो बी है, बी को 4 days लगेंगे। तो मीन्स यहाँ पर ये वर्टिकल लाइन के थ्रू हमने बताया कि कब ख़त्म होगी। और जो सी एक्टिविटीज़ है वो ए को फॉलो कर रही है, तो मीन्स नीचे आएगी। तो सी एक्टिविटी जहाँ पर ए
फिनिश होगी वहाँ आप सी को जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। डी एक्टिविटी तभी स्टार्ट होगी जब ए और बी फिनिश हो सकती है। तो ए तो यहाँ फिनिश हो गई लेकिन बी यहाँ फिनिश हो गई, तो इट मीन्स के डी को इसके बाद ही हम स्टार्ट कर सकते हैं। जो ई एक्टिविटी हमारी है, तो ई एक्टिविटी के लिए हमें 2 एक्टिविटीज़ के कंप्लीट होने की ज़रूरत है, ए और बी दोनों की। तो जहाँ पर बी ख़त्म होगी तो वहाँ ई स्टार्ट करेंगे। ई को कितने दिन लगेंगे उतने दिन का आप यहाँ पर ड्यूरेशन डालेंगे और उसके बाद कौन सी स्टार्ट होगी, एफ एक्टिविटी। तो ये ओनली एंड ओनली बताती है कि किन एक्टिविटीज़ को कितना टाइम लगता है और किन किन एक्टिविटीज़ को आप एक साथ परफॉर्म कर सकते हो। तो मीन्स यहाँ पर कितना टाइम और रिसोर्स लग रहा है उसका कोई नॉलेज नहीं है, सिर्फ प्रोग्रेस ऑफ प्रोजेक्ट दिखाता है यही एक गैंट चार्ट। लेकिन अगर हम देखेंगे किसी एक्टिविटी का कौन सा लेटेस्ट स्टार्ट है, कौन सा लेटेस्ट फिनिश है, कितना स्लैक है इन एक्टिविटीज़ में, कौन सी एक्टिविटीज़ इनमें क्रिटिकल हैं, कौन सी हमारी नॉन क्रिटिकल हैं, तो ये सारा नॉलेज हमें गैंट चार्ट से नहीं मिलता। यही गैंट चार्ट की क्या होती है, लिमिटेशन होती है। बट इसका फ़ायदा क्या है, देखो बहुत ही ग्राफिकली प्रेजेंट है, एकदम से पता चल जाता है कि कितनी एक्टिविटीज़ हैं, कौन सी एक्टिविटी कब स्टार्ट होगी, कौन सी कब फिनिश होगी और कितना जो प्रोग्रेस है हमारे प्रोजेक्ट में हो चुका है उसके बारे में इजीली इससे जो है डिसीजन मेकिंग ली जा सकती है, राइट। तो ये होता है हमारा गैंट चार्ट। और गैंट चार्ट के थ्रू जो क्वेश्चन मैंने करवाया था कि सी, आप देख सकते हो कि सी को आपने यहाँ परफॉर्म करना है, यहाँ परफॉर्म करना है, राइट। जहाँ सी को आप बी के साथ परफॉर्म करोगे, ए के साथ परफॉर्म करोगे या डी के साथ, तो वो सारा क्वेश्चन आपको करवा रखा है, वो यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे हम। चलिए, ये मैंने आपको बता दिया क्रिटिकल पाथ मेथड और गैंट चार्ट। एक बार अब जो भी मैंने आपको बोला है वो थ्योरी आपके यहाँ से नोट से कर लेते हैं। तो बुक में आ जाइए, थ्योरी करते हैं। देखो, प्रोजेक्ट प्लानिंग, ऑब्वियसली कोई भी प्लानिंग है किसी ऑब्जेक्टिव्स को लेके ही प्लान किया जाता है। तो यहाँ पर जो प्रोजेक्ट प्लानिंग होती है तो हमारे ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं कि हमने कॉस्ट, टाइम और रिसोर्सेस इनको प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है और प्रोजेक्ट को टाइमली कंप्लीट करना है। रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन, टाइमली कंप्लीट और कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। यही प्रोजेक्ट प्लानिंग का जो है वो ऑब्जेक्टिव्स होता है। जब भी प्रोजेक्ट बनाया जाता है तो डिफरेंट डिपार्टमेंट के जो लोग होते हैं उसके थ्रू एक टीम को क्रिएट किया जाता है। ऑब्वियसली वो टीम देखती है कि कौन से कंट्रोलेबल और कौन से अनकंट्रोलेबल हमारे वेरिएबल्स होंगे, जिसके थ्रू जो है वो प्रोजेक्ट का कंप्लीशन टाइम क्या होगा वो डिसाइड किया जाता है। और प्रोजेक्ट की अगर हम प्रोग्रेस देखना चाहते हैं तो उसके लिए वो टीम क्या यूज़ करती है, वो गैंट चार्ट को यूज़ करती है। अल्टीमेटली अगर हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात करें तो उसमें हम देखते हैं कि क्या प्रोजेक्ट का स्कोप होगा, क्वालिटी, टाइम, कॉस्ट, कॉन्स्टेंट क्या होंगे, ये सारा कुछ स्टडी किया जाता है। और ऑब्वियसली यहाँ स्टडी किया जाता है कि कौन सी क्रिटिकल एक्टिविटीज़ होंगी, कौन सी नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ होंगी, किन एक्टिविटीज़ को जो है टाइमली कंप्लीट करना है, किसमें हमारे पास स्लैक है, स्लैक मीन्स फालतू टाइम है, और कौन सा टाइमिंग किस एक्टिविटीज़ पर लगाया जा सकता है। ये ओवरऑल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ही आता है। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट गैंट चार्ट हम आगे करते हैं, आगे दिया हुआ है, राइट। तो नेटवर्क एनालिसिस मींस कोई भी हमारे पास जो प्रोजेक्ट आता है उसमें नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं। अब कौन कौन सी एक्टिविटीज़ का कौन सा सीक्वेंस होगा, कौन सी एक्टिविटीज़ जो हैं हमें एक साथ परफॉर्म करनी है, कौन सी एक्टिविटी कुछ एक्टिविटीज़ कंप्लीट होने के बाद परफॉर्म करनी है, उसके लिए हम पूरा नेटवर्क एनालिसिस करते हैं। तो नेटवर्क एनालिसिस जो है उसकी इम्पॉर्टेंट, जब हम नेटवर्क एनालिसिस कहते हैं तो उसकी इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसमें क्या क्या होता है। उसका ऑब्जेक्टिव होता है टू फिनिश्ड विद इन ए स्पेसिफाइड टाइम। तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, हम टाइम दे दिया, ये एक्टिविटी ये स्टार्ट होगी, इसमें फिनिश होगी, इसका अर्ली स्टार्ट ये है, फिनिश टाइम मीन्स पूरा बताया जाता है कि इसको इतना टाइम है और टोटल टाइम ये लगेगा, कि हम टाइमली प्रोजेक्ट को कंप्लीट करें और वेरियस एक्टिविटी को उसी ऑर्डर में कंप्लीट करें जो दिया हुआ है। द कॉस्ट ऑफ एक्टिविटी प्रोपोर्शनल टू इस टाइम कंप्लीशन, ऑब्वियसली अगर ज़्यादा टाइम लगेगा तो उस पर कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी। जैसे कि हमने अगर देखो हमारे पास कोई प्रोजेक्ट आया, राइट, उस प्रोजेक्ट को जो है वो हमने 4 डेज़ में कंप्लीट करना है। तो हम लेबर से बात करते हैं कि भाई एक दिन का कितना लोगे, बट जो क्लाइंट है वो कहता है मुझे 2 डेज़ में ही कंप्लीट करके दो।
अगर 2 डेज़ में मीन्स प्रोजेक्ट को क्रैश करना है, अगर 2 डेज़ में आपने उसको क्रैश करना है तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा लेबर जो है एम्प्लॉय करना पड़ेगा, तो आपका कॉस्ट भी उसके अकॉर्डिंग आएगा। तो आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हो, उसके लिए जो क्रैशिंग वाला क्वेश्चन है ना, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा जो है वहाँ पर कैसे लेटेस्ट फिनिश्ड और अर्लीस्ट टाइम निकालते हैं वो सारा उसमें डिस्कस है, तो वो एक क्वेश्चन देख लेना, तो ओवरऑल आपका जो नेटवर्क का CPM मेथड है वो आपका रिवाइज हो जाएगा। और देयर कैन बी हर्डल्स इन द प्रोसेस एंड सोर्सेज टू एलोकेटेड लिमिटेड है। तो नेटवर्क जो भी हम ग्राफ बनाते हैं, नंबर ऑफ पॉइंट्स और नोड्स बताता है, और कौन कौन सा नोड किसके साथ कनेक्टेड है वो बताता है, और कौन सी एक्टिविटी से पहले कौन सी एक्टिविटी कंप्लीट होनी चाहिए वो सारा बताता है। दिस इज़ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेटवर्क एनालिसिस। कुछ आपकी जो भी नेटवर्क ड्राइंग करते हैं उसमें एक्टिविटी क्या होती है कि जो भी ऑपरेशन जो हम वर्क कर रहे हैं, जो हमारा टास्क है, उसको बोलते हैं एक्टिविटी, और उस एक्टिविटी को आप एरो पे भी प्रेजेंट कर सकते हो, उस एक्टिविटी को आप नोट पे भी प्रेजेंट कर सकते हो। प्रीडिसेसर एक्टिविटी क्या होती है? वो वाली एक्टिविटी जो कंप्लीट होनी चाहिए किसी और एक्टिविटी के स्टार्ट से पहले। सक्सेसर जो कि स्टार्ट नहीं हो सकती, जो कि पीछे वाली एक्टिविटी जब तक कंप्लीट ना हो जाए, ये डेफिनेशन है। कॉन्करेंट एक्टिविटी, जो एक्टिविटीज एक साथ जो है वो पैरेलल जिसको हम बोलते हैं। इवेंट क्या होता है कि जैसे अगर एक्टिविटी को एरो पर रिप्रेजेंट किया है तो उसका कोई स्टार्टिंग टाइम और फिनिश टाइम होगा जिसको हम नोड पर या इवेंट पर प्रेजेंट करते हैं। मर्ज इवेंट क्या होता है? बर्स्ट इवेंट क्या होता है? मर्ज इवेंट क्या होता है कि आपका जैसे कोई एक्टिविटी है आपकी B और C, राइट, तो ये आके यहाँ पर मिलती है, ये C और D है, इसमें से E निकल रही है, तो ये है आपका मर्ज, मीन्स 2 एक्टिविटी आके एक नोड पर मर्ज हो रही हैं। बर्स्ट क्या होती हैं? अगर ये एक नोड से 2 एक्टिविटी निकल रही हैं, तो मर्ज एंड बर्स्ट एक नोड पर मर्ज भी हो सकती हैं और एक नोड से 2 एक्टिविटीज़ निकल भी सकती हैं, मर्ज एंड बर्स्ट करते हैं उसको। डमी एक्टिविटी आई ऑलरेडी डिस्कस किया, डमी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं और क्यों ज़रूरत पड़ती है। अब स्लैक की बात आ गई। स्लैक मैंने आपको बता दिया था कि स्लैक के लिए ऑब्वियसली हमें क्या निकालना पड़ेगा? अर्लीस्ट फिनिश टाइम या लेटेस्ट फिनिश टाइम, या अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, दोनों को माइनस करने से हमारा जो है वो स्लैक निकल के आता है, जिसको हम टोटल फ्लोट भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कहता है कि डिफरेंस बिटवीन अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ टेल इवेंट एंड लेटेस्ट फिनिश टाइम और हेड इवेंट ऑफ एक्टिविटी कैलकुलेटेड सब्सट्रैक्ट आप करते हो तो रिक्वायर्ड, इसके लिए मैंने फार्मूला लगाया, वो वही फार्मूला है। फ्री फ्लोट क्या होता है? फ्री फ्लोट का मतलब क्या होता है और इंडिपेंडेंट फ्लोट क्या होता है, ये मैं आपको क्वेश्चन से ही समझा देती हूँ। देखो, नेटवर्क डायग्राम बना दिया, नेटवर्क पहले डायग्राम बना दिया, उसमें से क्रिटिकल पाथ मेथड जो होता है वो जैसे कि हमने प्रीवियस अपने एग्जांपल में देखा कि उसमें कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिनमें बिल्कुल भी स्लैक नहीं है, फ्री टाइम नहीं है। तो क्रिटिकल पाथ मेथड एक तरह से आपका प्लानिंग का टूल है, जिसमें ये एक लॉन्गेस्ट पाथ होता है किसी भी नेटवर्क डायग्राम का, जो ये बताता है कि इन एक्टिविटीज़ को जो है इन्हीं टाइमिंग्स पे ही कंप्लीट कर सकते हैं, अदरवाइज जो है आपके प्रोजेक्ट का जो ड्यूरेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा। मीन्स मिनिमम रिक्वायर्ड टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट वो किसके थ्रू निकालते हैं हम? क्रिटिकल पाथ मेथड के थ्रू। तो अगर हम देखें कि वन ऑफ द पर्पस ऑफ क्रिटिकल पाथ एनालिसिस इज टू फाइंड अ सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी विद द लार्जेस्ट सम ऑफ ड्यूरेशन टाइम, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लग रहा है, एंड दस फाइंड द मिनिमम टाइम नेसेसरी, और वो मिनिमम टाइम होगा जो उस प्रोजेक्ट में लगेगा, उससे आप कम टाइमिंग में उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं कर सकते। अगर करना चाहते हो तो क्रैशिंग करनी पड़ेगी, वो क्वेश्चन आप कर सकते हो। द पाथ ऑफ नेटवर्क विद क्रिटिकल सीरीज ऑफ एक्टिविटीज इज नोन एज, उसको क्रिटिकल पाथ किया जाता है, और उस क्रिटिकल पाथ पे जितनी एक्टिविटीज आती हैं उनको क्रिटिकल एक्टिविटीज की बोला जाता है, और अदर एक्टिविटीज को नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज पर बोला जाता है। तो ये है CPM मेथड। आप जो नेटवर्क डायग्राम को एनालिसिस कैसे करते हो? CPM के थ्रू कर सकते हो या PERT के थ्रू कर सकते हो। देखो, CPM में तो आपको पता होता है कि ये टाइमिंग्स है, डिटर्मिनिस्टिक मॉडल है वो, बट जो PERT होता है वो प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल होता है, उसमें हमें एग्जैक्ट टाइमिंग्स नहीं पता होता। तो जो रिसर्च एक्टिविटी, मोस्ट ऑफ रिसर्च एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें PERT मेथड ही यूज़ होता है। तो PERT मेथड में हमें 3 टाइमिंग्स जो हैं वो 3 टाइमिंग्स, वैसे एक्टिविटीज़ वही वैसे ही प्रेजेंट होती हैं जैसे नेटवर्क डायग्राम बनाया, बट यहाँ जो टाइमिंग है वो 3 टाइमिंग्स हमारे पास होंगे, ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली और पेसिमिस्टिक। तो एक एक्टिविटी का टाइम निकालेंगे कैसे? ये वाला फॉर्मूला लगा के। तो जो भी आपका मोस्ट लाइकली टाइम होगा उसको 4 से मल्टीप्लाई, मीन्स उसको ज़्यादा वेटेज दिया जाता है क्योंकि दैट इज़ द मोस्ट लाइकली टाइम,
और जो पेसिमिस्टिक ऑप्टिमिस्टिक टाइम है उनका वेटेज 1 होता है और डिवाइडेड बाय जितनी नंबर ऑफ एक्टिविटी। अब इसका 4 वेटेज है तो 4, 5, 6 और डिवाइडेड बाय 6 जो भी आएगा वो उस एक्टिविटी का जो एस्टिमेटेड टाइम होगा कंप्लीट करने का। और आप उसका वेरिएंस भी निकाल सकते हो। वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला जो है वो ये वाला है कि जो भी आपका ऑप्टिमिस्टिक टाइमिंग है माइनस जो भी आपका पेसिमिस्टिक टाइमिंग है डिवाइडेड बाय 6 और उसका आप स्क्वायर कर देते हो तो आपका वेरिएंस निकल जाता है। वेरिएंस मीन्स जो आपने टाइम निकाला है उसका ऊपर नीचे होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, दैट इज कॉल्ड द वेरिएंस। तो डिफरेंस अगर हम पर्ट और सीपीएम में देखें तो क्या है, एक डिटर्मिनिस्टिक मॉडल है, एक प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है। देखो जो पर्ट होता है उसमें टाइम एस्टिमेट जो है वो अनसर्टेन होता है, ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी, उसका जो टाइमिंग हम ऑप्टिमिस्टिक टाइम मोस्ट लाइकली और पेसिमिस्टिक के थ्रू निकालते हैं। बट क्रिटिकल पाथ मेथड जो है व्हेन टाइम एस्टिमेट आर फाउंड विद, हमें सर्टेनिटी के साथ पता होता है कि ये जो एक्टिविटी है इस टाइमिंग में कंप्लीट होगी। PERT is concerned with the event which are beginning or ending points of operation, while CPM is concerned with the activity। ये सिर्फ एक्टिविटीज़, क्योंकि टाइम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं, टाइम इसको पता है, ये कंसर्न होता है कि इस एक्टिविटी का स्टार्ट ये है ये फिनिश है। वो ज़्यादा कंसर्न एक्टिविटीज़ से होता है, ये बिगनिंग और एंडिंग पॉइंट से होता है। यहाँ पर PERT वहाँ लगाया जाता है जहाँ पर नॉन रेपिटेटिव टाइप प्रोजेक्ट्स होते हैं या रिसर्च प्रोजेक्ट होते हैं। जहाँ पर रेपिटेटिव होता है वहाँ पर CPM अप्लाई करते हैं। और PERT को स्टैटिस्टिकली जो है वो हम एनालाइज करते हैं, क्योंकि वहाँ वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन वो सब कुछ निकाला जाता है। बट CPM में ये सब कुछ नहीं किया जाता। PERT इज़ नॉट कंसर्न विद रिलेशनशिप, यहाँ टाइम और कॉस्ट का रिलेशनशिप नहीं है। यहाँ टाइम और कॉस्ट का रिलेशन जो क्रैशिंग है हम CPM में करते हैं, नॉट इन PERT। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन। अब गैंट चार्ट देख लेते हैं। गैंट चार्ट जो है, गैंट चार्ट में अगर हम बताएं तो हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, जो हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस वहाँ पर टाइम लिखा हुआ था ना 2, 4, 6, राइट। और जो वर्टिकल वाई एक्सिस, यहाँ पर वाई एक्सिस था, वहाँ पर एक्टिविटीज़ हम बना रहे थे, राइट। तो ऐसे हम गैंट चार्ट बनाते हैं। द गैंट चार्ट शोज एक्टिविटीज टू ए स्पेसिफिक जॉब एट इंडिविजुअल वर्क सेंटर बाय हॉरिजॉन्टल बार के थ्रू हम बताते हैं कि कौन कौन सी स्पेसिफिक जॉब कब स्टार्ट होगी और कब जो है वो फिनिश होगी। स्ट्रेंथ ऑफ गैंट चार्ट क्या है? अरे बहुत सिंपल है टू अंडरस्टैंड, कोई भी इसको देख के पता चल सकता है कि कौन सी एक्टिविटी कब स्टार्ट होती है, कब फिनिश हो रही है। देखो नेटवर्क डायग्राम है, उसमें बहुत सारी डमी एक्टिविटीज़ होती हैं। कभी भी जब भी आप नेटवर्क डायग्राम बनाएंगे ना, डमी एक्टिविटीज़ का लिबरल यूज़ मत करना कि नहीं समझ नहीं आ रहा डमी बना देते हैं, नहीं, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। डमी को सिर्फ वही यूज़ करना यहाँ उसकी रिक्वायरमेंट है। अगर लिबरल यूज़ करोगे क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा, राइट। तो ये ध्यान देना है। तो नेटवर्क डायग्राम जो है काफ़ी लेंदी होते हैं, उनको अंडरस्टैंड करना थोड़ा आपको टेक्निकल स्किल की ज़रूरत होती है, बट नॉट इन द केस ऑफ गैंट चार्ट। प्रोवाइड यूजफुल फॉर्मेशन इन फॉर्मेट दैट इज़ सिंपल टू डेवलप। इस फॉर्मेट को डेवलप करना और इंटरप्रेट करना इज़ वेरी इजी। इसमें प्रोग्रेस ऑफ वर्क आप दे सकते हो और कितनी कैपेसिटी है, कितना वर्कलोड है। ऑब्वियसली लेंदी एक्टिविटी होगी तो वहाँ पर वर्कलोड ज़्यादा होगा। और यूज़र जो है क्विक विजुअल इंडिकेशन फॉर एक्चुअल स्टेटस, हर ऑर्डर का क्या क्या स्टेटस है वो जल्दी से पता चल जाता है। और यहाँ पर आप इजीली टाइमिंग, इनकॉर्पोरेट, मशीन लोड और करंट स्टेटस को देख सकते हैं। ये वाला रहने दो। गैंट चार्ट जो है वो सूट करता है वाइड रेंज ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ वाइड रेंज ऑफ मीडिया, राइट। कंप्यूटर सिस्टम या मैकेनिकल डिवाइसेस वहाँ यूज़ होता है। लिमिटेशन से इसकी क्या है, लिमिटेशन क्या है? इट डज़ नॉट कन्वे द वेरिएबिलिटी ऑफ टास्क ड्यूरेशन। मीन्स ये नहीं बताता, देखो कोई टास्क जो है जैसे हमने नेटवर्क में देखा कि अर्ली स्टार्ट कब हो सकता है या लेटेस्ट स्टार्ट कब, उसकी वेरिएबिलिटी इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं देता। डज़ नॉट क्लियरली इंडिकेट द डिटेल्स रिगार्डिंग प्रोग्रेस ऑफ एक्टिविटी। डिटेल्स नहीं देता कि अगर इतने टाइम में ये कंप्लीट हो गया, अगर डिले हो जाता है तो क्या इम्पैक्ट होगा, उसके बारे में कुछ नहीं बताता। इट डज़ नॉट गिव ए क्लियर इंडिकेशन ऑफ इंटरलेशन, कौन सी एक्टिविटीज़ को पहले स्टार्ट होना है, कौन सी पैरेलल होनी चाहिए, कहाँ पर जो है एक्टिविटीज़ डमी जो है वो होगा, या कौन सी प्रीडिसेसर सक्सेसर, उसका क्लियर इंडिकेशन नहीं मिलता। और स्टैटिक होता है, और अगर कुछ टाइमिंग्स में चेंजेस आता है तो आपको पीरियडिकली इसको अपडेट करना पड़ता है। तो जो आपने पहले इसमें जितने भी कांस्टेंट दे दिए उसके अकॉर्डिंग ही ये प्रोग्रेस दिखाता रहेगा। अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो उसको आप जो है उसको अपडेट आपको गैंट चार्ट को दोबारा से करना पड़ता है। तो दीज आर द लिमिटेशंस। PERT और CPM का डिफरेंस, गैंट चार्ट के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस
और जितना भी आपको बताया है कि जो एक्टिविटीज़ है उसमें जो भी टर्मिनोलॉजी है उसका यूज़ ये आपको याद रखना है। और बाकी मैंने आपको ये वाला बता दिया है, सिर्फ अभी मैंने आपको टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट और इंडिपेंडेंट फ्लोट बताना है इस चैप्टर में, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। देखो कहाँ यूज़ होता है, ऑब्वियसली कोई रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, शिप बिल्डिंग है, सैटेलाइट है, ये सभी में जो है हमारा नेटवर्क एनालिसिस होता है, क्योंकि यहाँ देखनी पड़ती है कौन सी एक्टिविटीज़ कब कब स्टार्ट होंगी। ये प्रोसीजर दिया हुआ है, पहले देखो इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ क्या होगा, उसका सीक्वेंस क्या होगा, फिर डायग्राम बना दो, फिर हर एक्टिविटी का टाइम क्या होगा, फिर आप आइडेंटिफाई करो क्रिटिकल पाथ। रूल्स मैंने आपको नेटवर्क डायग्राम के बता ही दिए हैं कि एक का स्टार्टिंग होगा, एक का फिनिश होगा। जहाँ पर स्टार्टिंग होता है वो टेल नोड होती है, जो फिनिश होता है वो हेड नोड होती है। कोई भी एक्टिविटी जो है सेम नोड और सेम नोड दूसरी नोड पर जो है वो स्टार्ट और फिनिश नहीं हो सकती, ये रूल्स होते हैं। और एक्टिविटीज़ जो है नेटवर्क कंस्ट्रक्शन जो हो सकती है वो एक्टिविटी ऑन एरो हो सकती है और एक्टिविटी ऑन नोड हो सकती है। ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं, मुझे सिर्फ आपको फ्लोट के बारे में बताना है। उसके लिए मैं क्वेश्चन निकालती हूँ, उसी से बताती हूँ। देखो इलस्ट्रेशन 9 राइट, इसमें मैं आपको बता रही हूँ। देखो इसमें ये अर्लीस्ट स्टार्ट और लेटेस्ट फिनिश जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही सेम एज इट इज़ निकाला हुआ है राइट। जो अर्लीस्ट स्टार्ट है और अर्लीस्ट फिनिश्ड कैसे निकाला होगा, अर्लीस्ट फिनिश कैसे निकाला होगा, जो अर्लीस्ट स्टार्ट है वो तो यहाँ से उठा लोगे 0 राइट। तो इसका अर्लीस्ट फिनिश कैसे निकाला है, तो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम में प्लस एक्टिविटी ड्यूरेशन ऐड कर दो आप, ये निकल गया, ये आपका ऐसे आ गया होगा। एंड लेटेस्ट फिनिश वो तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा लेटेस्ट फिनिश कब वो एक्टिविटी फिनिश हो सकती है, ठीक है। ये यहाँ से लेटेस्ट फिनिश आपका आ गया। और आपका लेटेस्ट स्टार्ट कैसे आएगा, लेटेस्ट स्टार्ट कैसे आएगा, लेटेस्ट फिनिश में से, फिनिश टाइम में से एक्टिविटी का ड्यूरेशन माइनस कर दो। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं ए एक्टिविटी की बात करूं तो इसका अर्लीस्ट स्टार्ट क्या है 0 और अर्लीस्ट फिनिश क्या होगा 0 में ये प्लस कर दो, उसका ड्यूरेशन प्लस कर दो, तो उसका अर्लीस्ट फिनिश कितना हो गया 3। सभी एक्टिविटीज़ के लिए ऐसे करना है। ऐसे ही इसका लेटेस्ट फिनिश क्या है, लेटेस्ट फिनिश मैंने आपको क्या बोला कि एक्टिविटी के हेड पर होता है, तो यहाँ पर लेटेस्ट फिनिश क्या, लेट टू लेट कब फिनिश हो सकता है 5 पर, तो लेटेस्ट फिनिश कितना ले लिया 5। अब लेटेस्ट स्टार्ट, लेट टू लेट कब स्टार्ट हो सकता है, तो कैसे निकलेगा, इस 5 में से इस एक्टिविटी का ड्यूरेशन माइनस कर दो, तो 5 में से 3 माइनस किया तो कितना आ गया 2, ये निकल जाएगा, सारी एक्टिविटीज़ का निकल जाएगा। फिर आप देखोगे कि इस एक्टिविटीज़ में फ्लोट कितना है, मतलब स्लैक कितना है, क्या इस एक्टिविटी को लेट टू लेट स्टार्ट किया जा सकता है, कैसे निकलेगा, देखो अर्लियर स्टार्ट जो आपका लेटेस्ट स्टार्ट है उसमें से माइनस कर दो अर्लियर स्टार्ट। एक तो ये मेथड है, 2 में से 0 माइनस किया तो टोटल फ्लोट आ गया 2। जहाँ दूसरा मेथड क्या बताया था, आप लेट फिनिश में से अर्ली फिनिश माइनस कर दो, 5 में से 3 करो तब भी कितना आएगा 2। दिस इज कॉल्ड द टोटल फ्लोट, मीन्स इसके पास इतना स्लैक है कि ये अपने आप को इसके अकॉर्डिंग जो अपने आगे पीछे जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें इतने टाइम को जो है वो क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है, 2 डेज का चेंज कर सकती है। बट एक होता है फ्री फ्लोट, ये टोटल फ्लोट है, मीन्स इसके पास 2 डेज का मार्जिन है। फ्री फ्लोट क्या होता है, फ्री फ्लोट का मतलब होता है कि आप जो है इन 2 डेज में से कितना यूज़ करो कि जो इसकी सक्सीडिंग एक्टिविटी पर कोई इम्पैक्ट ना पड़े। इन 2 डेज अपने इसके पास 2 डेज हैं, ठीक है, 2 दिन का जो है मार्जिन ले कि कितना आप यूज़ करो कि इसकी सक्सीडिंग एक्टिविटी डी पर कोई उसके टाइमिंग्स पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े, ना उसके लेटेस्ट स्टार्ट लेटेस्ट फिनिश किसी पर इम्पैक्ट नहीं, इसकी प्रीडिसेसर पर इम्पैक्ट पड़ सकता है, इसकी सक्सीडिंग एक्टिविटी पर इम्पैक्ट ना पड़े। तो वो क्या टोटल फ्लोट में से आप ये टाइम फ्री फ्लोट कैसे निकालते हो, तो टोटल फ्लोट में से जब आप माइनस कर देते हो स्लैक टाइम ऑफ हेड इवेंट, स्लैक टाइम ऑफ हेड इवेंट। अब बताओ ए का हेड इवेंट क्या है, ये इसका स्लैक टाइम कितना है, स्लैक टाइम कितना है, ठीक है, 5 - 4 1 है। टोटल फ्लोट कितना है 2 में से 1 माइनस किया तो कितना आ गया 1 डे। मीन्स अगर ये 1 डे का अपने आप में चेंज करेगा तो इसकी जो सक्सीडिंग एक्टिविटीज़ है उनके टाइम में कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। अगर 1 डे, दैट इज़ कॉल्ड द फ्री फ्लोट। फ्री फ्लोट कैसे निकलता है, जो भी मेरे पास फालतू टाइम है
उसमें से मैं माइनस कर दूं जो भी मेरे हेड इवेंट में स्लैक है, जितना हेड इवेंट, यहाँ हेड इवेंट में जितना भी स्लैक है उसको माइनस कर दो, वो होता है फ्री फ्लोट। एक होता है इंडिपेंडेंट फ्लोट। इंडिपेंडेंट फ्लोट का मतलब क्या होता है कि हम टोटल फ्लोट में से वो वाला टाइम बताओ जिसको हम, अगर हम अपने वर्क को उतने दिन से इंक्रीज भी करें, ना हमारी प्रोसीडिंग ना हमारी सक्सीडिंग किसी एक्टिविटी पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े, दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट फ्लोट। तो इंडिपेंडेंट फ्लोट फ्री फ्लो पहले कौन सा निकालते हैं आप, टोटल फ्लोट के हमारे पास टोटल फालतू टाइम कितना है, ठीक है, इसमें से हम निकालते हैं फ्री फ्लोट। फ्री फ्लोट का मतलब कि जो आगे वाली एक्टिविटीज़ पर कोई इम्पैक्ट ना पड़े, ऐसे कितने दिन हैं कि हम अगर वो काम उतनी लेट भी कर दें तो आगे वाले दिन जो एक्टिविटीज़ है उन पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े, इसलिए आगे वाली अगर आएगा तो हेड का जो स्लैक होगा वो माइनस होगा टोटल में से। फिर इसी में से फ्री फ्लोट में से ही निकलता है क्या, इंडिपेंडेंट फ्लोट। इंडिपेंडेंट फ्लोट का मतलब इसमें से, इस फ्री में से ये ऐसा टाइम कितना है जिससे ना तो मेरी सक्सेसर ना मीन्स क्रिटिकल एक्टिविटीज़ हैं उन पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, ना नॉन क्रिटिकल उन पे इम्पैक्ट ना आए, दैट इज कॉल्ड द इंडिपेंडेंट फ्लोट। तो इंडिपेंडेंट फ्लोट कैसे निकलता है, जब फ्री फ्लोट में से आप माइनस कर देते हो टेल इवेंट स्लैक। अगर मैं इसी ए एक्टिविटी की बात करूं, ए एक्टिविटी, इसका फ्री फ्लोट कितना आया 1, इसके टेल इवेंट का स्लैक कितना है 0 - 0 0, तो 1 डे। तो 1 डे ही इसका इंडिपेंडेंट फ्लो है, 1 डे ही इसका फ्री फ्लोट है, लेकिन टोटल जो है ये 2 डेज जो है वो एक्स्ट्रा वर्क कर सकता है विदाउट इंक्रीजिंग द ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट, दैट इज कॉल्ड द ऑल फ्लोट। तो टोटल फ्लोट हो गया, फ्री फ्लोट हो गया, इंडिपेंडेंट फ्लोट हो गया, राइट। इसमें मैं आपको एक बस शायद एमसीक्यू में पूछ ले, तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ देखो, यहाँ पर हम जो स्लैक है, स्लैक और फ्लोट में अगर डिफरेंस आ जाए क्या होता है, ठीक है, जब हमने कहा ना टोटल फ्लोट, अगर हमें फ्री फ्लोट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, टोटल फ्लोट माइनस स्लैक टाइम ऑफ हेड इवेंट, वहाँ पर स्लैक यूज़ करेंगे, वहाँ पर फ्लोट नहीं यूज़ करेंगे। तो स्लैक और फ्लोट में बेसिक डिफरेंस क्या है कि जो स्लैक है वो रेफरेंस टू इवेंट यूज़ होता है, मींस हमारा ये इवेंट है, राइट, इसमें जो है हमने 6 और 8 लिखा है, इन दोनों के डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे, इन दोनों के डिफरेंस को हम स्लैक बोलेंगे। बट जो फ्लोट है ना वो विद रेफरेंस टू एक्टिविटी यूज़ करते हैं कि उस ए एक्टिविटी के पास टोटल फ्लोट कितना, टोटल फ्री टाइम क्या है। तो स्लैक इन रेफरेंस टू हम इवेंट यूज़ करते हैं और फ्लोट जो है वो रेफरेंस टू एक्टिविटी यूज़ करते हैं। अगर एमसीक्यू आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना। तो देखो यहाँ फ्री फ्लोट माइनस टेल स्लैक लिखा है, मींस इंडिपेंडेंट फ्लोट के लिए, और आपके फ्री फ्लोट के लिए हमने टोटल फ्लोट माइनस हेड स्लैक लिखते हैं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्लैक एंड फ्लोट। दिस इज ऑल ओवर योर दिस चैप्टर। अब हम लास्ट चैप्टर करेंगे, तो आई होप आप ये सारा कर लें, और जो भी क्रैशिंग वाला थोड़ा क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लगता है और सारा जो है उसमें टॉपिक कवर भी हो जाते हैं, तो वो एक बार आप देख लेना। चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट करते हैं।